हम जब भी इरादों को राहों में बिछा देंगे, मजनून अंधेरे भी मंजिल का पता देंगे। उठो तो सही, चल के देखो तो यारो, फिर खुद ही कदम रास्ते बता देंगे। सच मानिए, इस शेर में जिंदगी की हकीकत छुपी है। हर एक बुधवार और हर रविवार को शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो के FM चैनल के माध्यम से हम लेकर आते हैं जानकारी से भरपूर ये कार्यक्रम जानने का हक। इसमें हम बात करते हैं सूचना के अधिकार कानून के बारे में। कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं मनीष सिसोदिया और मेरे साथ हैं शिवा। जानने का हक कार्यक्रम सुन रहे हैं आप शिवा और मनीष के साथ। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचता है हर बुधवार और हर रविवार को ऑल इंडिया रेडियो के FM रेनबो चैनल पर। करेंगे हरियाणा में सूचना के अधिकार की अलग जगह है एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ में, जो खास तौर पर मेडिकल सर्विसेज को दुरुस्त करने के लिए सूचना के अधिकार का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। इनका नाम है रमेश वर्मा और इनका बाकी का परिचय खुद इन्हीं से जानते हैं। जी नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा नाम रमेश वर्मा है। मैं हेल्थ पुणे के नाम से समाचार पत्र चलाता हूँ पिछले 9 सालों से और RTI के ऊपर हम लोग काफी काम करते रहते हैं हरियाणा के अंदर। रमेश भाई, सूचना के अधिकार को लेकर आपकी किस तरह की गतिविधियां रहती हैं? हम लोग आमतौर पे साधारण पब्लिक से जुड़े सूचना एकत्रित करना या किसी आम जैसे साधारण आदमी कोई प्रॉब्लम है कि उनके गाँव के हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं आ रहा है या कोई सड़क नहीं बन रही है कर रहे हैं, या और हम लोग आम जन से जुड़ी हुई सूचना हम लोग निकालते रहते हैं और उसका यूज करते रहते हैं अच्छे में। तो आपने जितने भी मुद्दे बताए रमेश भाई, तो आपको क्या लगता है कि सूचना के अधिकार से क्या फायदा हुआ है? कोई फर्क पड़ता है इस पर या नहीं? अगर मैं अपने स्तर पे कहूँ तो मैं समझता हूँ हम लोग काफी कामयाब रहे हैं। काफी अच्छा अनुभव रहा है मेरा RTI के बारे में और हम लोग काफी अच्छा रिजल्ट मिला है और ऐसी छुपाने वाली चीजें कहीं निकली है RTI के जरिए। शायद अगर RTI नहीं होती तो ये चीजें नहीं निकल पाती। ग्रेट रमेश भाई, अपने कार्यक्रम में हम हमेशा उदाहरणों से बात करते हैं। हमें लगता है कि सूचना के अधिकार को समझने के लिए सबसे शानदार तरीका जो हो सकता है वो है कि हम इसके इस्तेमाल के उदाहरण आम लोगों के बीच रखें। हम आपसे भी चाहेंगे कि आप हमें अपने अनुभव बताएं और खासतौर से जहां आपको ये लगता हो कि ये वाले उदाहरण आम आदमी के लिए बहुत उपयोगी हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हम चाहेंगे आप हमारे साथ शेयर करें। मैं एक ताजा उदाहरण में आपको बताऊं तो हमारे हिसार के पास एक गाँव है सातरोड, जिसमें अक्सर ग्रामीणों की शिकायत थी कि जी यहाँ न तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स आते हैं, न स्टाफ नर्स आती है, नई फार्मासिस्ट जो है आम लोगों को दवाइयाँ देता है। कोई मरीज चला भी जाता है गलती से तो बोला जाता है जी दवाइयाँ आई नहीं, बाद में मिलेंगी। तो इत्तेफाक से वहाँ का एक नागरिक मेरे संपर्क में आ गया कि जी ऐसे हमें बड़ी दिक्कत है और वहाँ पे न तो डॉक्टर्स मिलते हैं न दवाइयाँ मिल रही है और आप कुछ करें। और वहाँ के लोगों को निश्चित रूप से जब भी वो बीमार पड़ते होंगे तो मजबूरी में उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता होगा। इस तरह के लोग अक्सर आपके पास आते होंगे, आपने उनकी किस तरह मदद की? इसके बाद हम लोगों ने एक RTI डेवलप की, लोकल सिविल सर्जन को भेजा हमने। उससे हमने उनसे पूछा कि यहाँ कौन कौन डॉक्टर तैनात है और कौन कौन स्टाफ नर्स है, उनका ड्यूटी टाइम क्या है और कानूनन क्या उनको उसी स्वास्थ्य केंद्र के कितने दायरे में रहना आवश्यक है। और साथ ही हमने उसमें लिखा कि जो दवाइयाँ यहाँ भेजी गई है सरकार द्वारा वो कितनी मात्रा में आई है, किस किस पेशेंट को दी गई है, हम उसके पूरे रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन करना चाहते हैं RTI के जरिए। क्या बात है, आपने तो पूरा कच्चा चिट्ठा मांग लिया। आवेदन दाखिल करने से वहाँ हंगामा मच गया होगा। और जैसे ही हमारा आवेदन वहाँ पहुंचा उसके बाद तो जैसे हंगामा मच गया। जिस ग्रामीण के नाम से हम लोग RTI लगाए जी, सब पूरा स्टाफ उसके घर के चक्कर काटने लग गया, उसके रिश्तेदारों की सिफारिश लाने लग गया कि जी नहीं हमारे से गलती हो गई है, अब हम टाइम पे आया करेंगे, दवाइयाँ भी देंगे सबको। तो इस तरह से एक रिजल्ट हमारे सामने बहुत अच्छा है कि अब वो डॉक्टर डेली टाइम पे आते हैं, सुबह 9 बजे राइट वहाँ पहुँच जाते हैं, पूरा स्टाफ होता है, सब मरीजों को दवाइयाँ दी जा रही है। तो सब कुछ ठीक हो गया है। सूचना के अधिकार कानून के तहत एक आवेदन कैसे व्यवस्था को ठीक कर सकता है, उसका एक बेहद सटीक उदाहरण है ये। इसके बाद सूचना के अधिकार की जो एप्लीकेशन थी उसका क्या हुआ? हालांकि उन्होंने उस ग्रामीण से मतलब काफी प्रेशर करा के ये तो लिखवा लिया जी मुझे सूचना थी, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है। अब टाइम पे डॉक्टर आता है, नर्सें आती हैं, लोगों को घर पे भी जाके गांव में चेकअप कराते हैं वो लोग, सबकी सब दवाइयाँ उस हेल्थ सेंटर से मिल रही है। तो एक काफी अच्छा उदाहरण है। तो आपको लगता है कि पूरे देश में गाँवों में मेडिकल सर्विसेज की जो हालत है, अगर सब जगह लोग सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो इससे सुधार आ सकता है? मैं समझता हूँ निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। इसके बाद जब ये अच्छा रिजल्ट आया
तो मैंने एक पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आरटीआई डेवलप की और लोकल सिविल सर्जन को भेजा कि जी मेरे को पूरे डिस्ट्रिक्ट का डाटा दे, कौन कौन डॉक्टर कहाँ तैनात है, कौन सा स्टाफ तैनात है और वो कितनी दूरी पे रह रहा है, उसका रेजिडेंस कहाँ पे, क्योंकि कानून है कि जिस सेंटर पे उसकी तैनाती है उसको उसके 7 किलोमीटर के दायरे में ही अपना निवास स्थान बनाना पड़ेगा ताकि इमरजेंसी में वो लोग आ सके। लेकिन ये लोग मोस्टली ऐसा करते नहीं है, ये शहरों में ही रहते हैं, गाँव में जाना पसंद नहीं करते और उधर ग्रामीणों को दिक्कत होती है किसी इमरजेंसी के टाइम जब उनको इलाज की जरूरत हो तो अब जैसे ही मैंने आरटीआई डाली है तो काफी हंगामा मचा हुआ है लोग। अब वो जैसा कि सुनने में आ रहा है, सूचनाएं आती रहती है कि जी डॉक्टरों ने अपना घर भी बनाने शुरू कर दिए हैं, मकान लेने किराए में शुरू कर दिए हैं कि जी आपको रहना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूँ नेशनल लेवल में भी ये एक अच्छा बड़ा चेंज आ सकता है अगर आरटीआई डाली जाए तो। सही बात है, एक बड़ा बदलाव आ सकता है। हम भी इस कार्यक्रम में बार बार यही दोहराते हैं कि पूरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, सूचना के अधिकार से ये संभव नहीं है, लेकिन जी हाँ, लेकिन बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, बड़े बदलाव आ सकते हैं। और आपके जो उदाहरण है रमेश भाई, वो मिसाल हैं, वो इस बात की मिसाल हैं कि कैसे बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक गाना सुनने का और यहाँ हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना हमें बताएं। मैं समझता हूँ मेरे पसंद का गाना है आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के। और आरटीआई ये कहता ही मामला मैं सोचता हूँ कि एक जादू की तरह से आया है।
सूचना के अधिकार पर काम कर रहे पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता रमेश वर्मा। रमेश भाई, गाने से पहले हम जो बात कर रहे थे कि आपने एक ग्रामीण आदमी की मदद की थी सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगने में, और इससे उसके गांव में अस्पताल के जो कर्मचारी थे उनका रवैया बदल गया। लेकिन एक बात बताइए कि इन हालात में, ऐसी स्थिति में हमने ये देखा है कि कई बार लोग डर जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वो सूचना मांगेंगे, अगर वो सवाल उठाएंगे तो कोई उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, उनके साथ कुछ दुर्घटना घट सकती है, कोई उन पर दबाव बना सकता है। और कई बार देखने में आया है कि कई बार ऐसा हुआ भी है। तो यहाँ पर उस ग्रामीण के साथ ऐसा नहीं हुआ? मैं तो लगता हूँ होता है निश्चित रूप से। जिस ग्रामीण की मैंने भी आरटीआई लगाई उसके दिल में भी शंका थी, लेकिन उसको हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग सब आपके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग पूरे आपके साथ हैं और आपके अकेले हिम्मत करने की वजह से पूरे गांव को सुविधाएं मिलेगी और लोग कहेंगे कि आपने एक अच्छा काम किया। उसको ये समझाने के बाद वो आदमी तैयार हो गया, और जैसा आप कह रहे हैं वैसा हुआ भी। वो सरपंच भी है गांव का, और बहुत से लोग ऐसी कार खेलने लगे, लेकिन हम लोगों ने उसको तैयार किया हुआ था कि जी मुझे किसी को नुकसान पहुंचाने से मतलब नहीं, कोई ऑफिसर सस्पेंड हो और उससे मतलब नहीं है, मुझे मेरे गांव के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, और वो उसको मिल भी गई थी वहाँ पे। तो रमेश भाई, आप कहना चाहते हैं कि वो लोग जिनमें थोड़ा बहुत भी जज्बा बचा हुआ है और वो अपने गांव में हालात को ठीक करना चाहते हैं, वो सभी अगर मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो स्थिति बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे काफी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। और जैसे आमतौर पर गांव में समस्या है, पानी की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं या लाइट की समस्याएं हैं, इस तरह की समस्या मैं समझता हूँ आरटीआई के जरिए हम लोग बड़े अच्छे से उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक बात है। ऐसा कोई और उदाहरण आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा, नेशनल लेवल का, बल्कि मैं कहूँगा बहुत अच्छा एक रिजल्ट आया है कि अभी मैंने पीछे एक आरटीआई डाली थी। देश की एक सबसे बड़ी लैब है PNIM लैब गाजियाबाद में, अच्छा, जो कि देश के अंदर आयुर्वेदिक दवाइयों पर टेस्ट करने का काम करती है। और जब उससे हमें रिपोर्ट मिली, हालांकि जो आरटीआई मेरे को मिली काफी मशक्कत के बाद मिली, कमीशन तक जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था कि आयुर्वेद दवाइयां जिनको हम लोग ये समझते हैं कोई नुकसान नहीं है, हम बिना किसी सोच के उनको यूज करते हैं, सेवन करते हैं, बड़ा आश्चर्यजनक रिपोर्ट आई कि देश की सबसे बड़ी कंपनी है आयुर्वेद वैद्यनाथ, और उसके जो बच्चों की यादाश्त बढ़ाने के लिए सिर्फ है शंख पुष्पी, अक्सर ऐड आते हैं पेपर्स में, टीवी में, एग्जाम के टाइम में बच्चे यूज भी करते हैं उसको धड़ल्ले से, शंख पुष्पी। उसकी जब रिपोर्ट आई चौंकाने वाली कि उसके अंदर स्टेरॉइड मौजूद था, उस दवा के अंदर स्टेरॉइड मौजूद था। स्टेरॉइड तो काफी नुकसानदायक होता है और खुद सरकार की रिपोर्ट कहती है कि इसमें स्टेरॉइड है। इसी तरह के महिलाओं के रोगों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई सुंदरी सुधार, जो कि चंदोसी में बनती है, बड़ी फेमस मेडिसिन है, अक्सर महिलाएं यूज करती है सुंदरी सुधार। इन दोनों मेडिसिन में भारी मात्रा में स्टेरॉइड पाया गया था। तो इन दवाओं में स्टेरॉइड्स होने की लिखित रिपोर्ट आपको मिली है, यानी कि आपको जो सूचना दी गई है उसमें लिखा हुआ है कि इन दोनों दवाइयों में स्टेरॉइड्स हैं? लिखित रिपोर्ट है हमारे पास, और इसको मैंने अपने न्यूज़पेपर में छापा भी है। लोगों की बड़ी संख्या में फोन भी आ रहे हैं कि ये तो बड़ा अच्छा, ये कैसे हो गया, इनको तो मतलब लोग इतना विश्वास करते हैं उन दवाइयों के ऊपर के बच्चे जो एग्जाम के टाइम में उसको खूब सेवन करते हैं, महिलाएं अक्सर सेवन करती है सुंदरी सुधार को। तो मैं सोचता हूँ अगर शायद आरटीआई नहीं होती तो ये रिपोर्ट हमें कभी नहीं मिल पाती। बिल्कुल, ये रिपोर्ट आपको नहीं मिल पाती और हमें ये नहीं पता चल पाता कि आयुर्वेद के नाम पर भी क्या गोरख धंधा चल रहा है। रमेश भाई, आपसे हम और भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गाना सुनते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ है रमेश वर्मा। रमेश वर्मा हरियाणा में सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक पत्रकार भी हैं, और इसके अलावा वो सूचना के अधिकार पर जमकर काम कर रहे हैं और लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं। रमेश भाई, आपने गाने से पहले सूचना के अधिकार का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमको सुनाया था मेडिकल सर्विसेज के बारे में। देखिए, मेडिकल सर्विसेज के बारे में बात करें तो सरकारी अस्पतालों में सबसे बड़ी समस्या ये सामने आती है कि अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं आते और जो उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो ठीक से काम नहीं करते हैं। इन समस्याओं से जुड़ा कोई ऐसा उदाहरण आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जहां सूचना के अधिकार से हालात बदले हों, कोई असर हुआ हो? हाँ, एक सिविल हॉस्पिटल में हिसार में हम लोगों को मालूम पड़ा कि लाखों रुपए की दवाइयां आती है, ये देते भी नहीं है पेशेंट्स को, तो दवाइयां जाती कहाँ है, और गरीब आदमी को बाहर से लिख देते हैं कि जी आप पेशेंट एडमिट है आपका, या ओपीडी में दिखाया तो आप दवाई बाहर से ले गई है। तो मैंने आरटीआई में इनको डाला कि जी मैं आपके जितने पेशेंट एडमिट हुए हैं और जितनी मेडिसिन की खपत है और जितनी मेडिसिन है उन सब से रिलेटेड रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। तो मेरे को टाइम दिया गया, मैंने जाकर के इंस्पेक्शन की, और जो खपत रजिस्टर था उसके अंदर हमने देखा कि जो पेशेंट आते हैं तो सबको मेडिसिन खिला रहे हैं रिकॉर्ड के अंदर, जबकि उधर दे नहीं रहे रिकॉर्ड में। तो मैंने उनकी बेड हेड टिकट
मंगवाई कि जी बेड हेड टिकट दीजिए, मेरे को मिलान करना है। ये बेड हेड टिकट क्या होता है? बेड हेड टिकट जो पेशेंट एडमिट होता है और जिसके ऊपर दवाइयाँ लिखी जाती है कि इसको ये दवाइयाँ खिलानी है, इतने टाइम खिलानी है, ये फला दवाई नर्स जो है उसको 2 टाइम देगी, 3 टाइम देगी, और वो कब एडमिट हुआ, कब छुट्टी ले गया, वो उसमें सब रिकॉर्ड होता है, उसको बेड हेड टिकट बोलते हैं। तो जब मैंने उस बेड हेड टिकट से उस खपत वाले रजिस्टर का मिलान किया तो बड़ा आश्चर्यजनक कि पेशेंट बेड हेड टिकट पे आ रहा है 13 तारीख को गए, 13 तारीख को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, और खपत रजिस्टर में आश्चर्यजनक रूप से उसको 10 तारीख से ही दवाइयाँ खिलानी शुरू कर दी गई थी, 3 दिन पहले ही, मतलब दवा का घपला करने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए। मतलब 3 दिन उसके नाम पर दिखाकर दवाइयाँ चोरी कर ली गयी। और जो पेशेंट मान लीजिए 22 तारीख को छुट्टी ले गया, रिकॉर्ड में उसको 25, 26, 22 तक भी वो दवाइयाँ खिला रहे थे कि ये 8 इंजेक्शन लगा दिए गए। एक पेशेंट के मामले में तो 106 इंजेक्शन का घपला हमने पकड़ा, एक सिंगल पेशेंट के मामले में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा मामला होगा। तो हमने इस तरह से काफी सारे घोटाले पकड़े जिसमें ऐसा हुआ था कि पेशेंट या तो उस वार्ड में एडमिट ही नहीं था और उसको मेडिसिन खिला दी, या 3 दिन पहले जोड़ दिया गया, बाद में फिर जोड़ दिया गया। तो काफी हम लोग घोटाला पकड़ा और हमने उसको अपने पेपर में प्रिंट किया तो बड़ा हंगामा मचा, जांच हुई, इंक्वायरी हुई, वो सत्य पाएगा सब कुछ, और जो संबंधित स्टाफ था उन सब से उसकी रिकवरी भी कराई गई। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, रिकवरी भी कराई गई। लेकिन अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनका रवैया कुछ बदला या नहीं? अब वहाँ इतना सीधा स्पॉट सिस्टम बना हुआ, कोई पेशेंट जाएगा उसको दवाई मिलेगी, एक एक टेबलेट का एक इंजेक्शन का हिसाब होता है कि जी ऐसे ऐसे है, और बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया मुझे लगता है। ठीक बात है। अगर नागरिक जागरूक हो जाएं और सूचना के अधिकार का ठीक से पालन हो तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान निकल सकता है, और खासतौर पर उन लोगों के लिए तो बहुत ही आसानी हो सकती है जिनके पास संसाधन नहीं है, जो गरीब हैं, जो मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। और फिर हमें ये भी तो ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो सरकारी अस्पताल हैं, ये भी हमारे पैसे से ही चलते हैं। ये कोई किसी एक व्यापारी, मंत्री या नेता के पैसे से नहीं चलते। यहाँ पर ठीक से काम हो, सब कुछ ठीक ठाक चले, ये हमारी जरूरत तो है ही, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है। तो रमेश भाई, मेडिकल सर्विसेज में सूचना का अधिकार क्या कर सकता है, और लोग खासतौर पर गांव देहात में रहने वाले लोग सूचना के अधिकार की कैसे मदद ले सकते हैं, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक गाने का वक्त है। आपकी पसंद का एक और गाना हमें बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? एक गाना है, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं रमेश वर्मा। रमेश वर्मा जो हरियाणा में सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सूचना के अधिकार पर वो जमकर काम कर रहे हैं। और गाने से पहले हम रमेश भाई से बात कर रहे थे कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वो सब हमारे पैसे से, यानी कि आम आदमी के पैसे से चलते हैं। तो ऐसे में ये हमारे अधिकार की ही बात नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी की भी बात है कि हमारे पैसे से चल रही सारी की सारी सरकारी मेडिकल व्यवस्था ठीक से चले। और लाख टके का सवाल, यानी कि लाखों लोगों का सवाल ये है कि वो क्या कर सकते हैं, खासतौर पर अगर किसी गांव में लोगों को दिक्कत आ रही है तो वहाँ क्या किया जा सकता है। मैं एक बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमारे जो गांव में हेल्थ सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट से लाखों रुपए फंड आता है, डॉक्टर्स को भारी सैलरी जाती है, स्टाफ हो जाती है, लाखों रुपए की दवाई भी आती है, लेकिन वो बेसिकली ना तो डॉक्टर आते हैं वहां, ना वो लोगों को दवाइयाँ मिलती है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अपने गाँव देहात से। जी हाँ, लेकिन ये शुरुआत होगी कैसे? एक आरटीआई डालेंगे अपने सीएमएचओ को या सिविल सर्जन को डिस्ट्रिक्ट के कि जी मेरे गांव के अंदर कौन कौन डॉक्टर तैनात है, क्या कौन सा स्टाफ है, उनका ड्यूटी टाइम क्या है, और दवाइयाँ कब कब कितनी आई है, एक पीरियड का मांग लेंगे, 1 साल 2 साल का, और उनके स्टॉक रजिस्टर की मैं इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। हाँ, इंस्पेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है सूचना के अधिकार कानून में। अस्पताल में डॉक्टरों के कामकाज का भी इंस्पेक्शन किया जा सकता है।
दूसरा के जो डॉक्टर थे, जो स्टाफ वहाँ तैनात है, अमूमन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रूल होता है कि जी उस जहाँ उसकी तैनाती है डॉक्टर या स्टाफ की, उसके 7 या 8 किलोमीटर के अंदर उसको रहना ही पड़ेगा, अपना रेजिडेंस रखना पड़ेगा, ताकि कोई इमरजेंसी हो उसको बुलाया जा सके। जबकि डॉक्टर स्टाफ ऐसा करते नहीं है, वो लोग शहर में ही रह के ज्यादा खुश होते हैं। वाकई ये समस्या पूरे हरियाणा की नहीं है रमेश भाई, बल्कि पूरे देश की है। मैं बता दूं आपको कि मेरा भी गांव उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद जिले में, और दिल्ली के काफी नजदीक है, लेकिन हालत वहां भी वही है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूछा जाए कि वो रह कहाँ रहे हैं, उनका रेजिडेंस कहाँ पे है। तो मुझे लगता है जब ये आरटीआई पहुंचेगी तो बड़ा अच्छा चेंज आएगा कि पब्लिक पूछने लगी है, भाई उसके हेल्थ सेंटर के पास ही डॉक्टर कमरा लेगा, स्टाफ रहने लग जाएगा, दवाइयां भी मिलेगी, उनको लगेगा पब्लिक जागरूक होने लगी है, एक्शन होगा, सीएमएचओ साहब की नजर में आएगा, ऊपर नजर में आएगा, तो इससे अच्छा के सर्विस दे दो। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा चेंज आ सकता है अगर हम अपने गाँव देहात से शुरुआत करें तो। वाकई शुरुआत अपने गांव देहात से करनी होगी, और गांव में हालात ठीक होंगे तो शहरों पर दबाव भी कम होगा। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो शहरों में आना भी नहीं चाहेंगे। अगर गांवों में मेडिकल और एजुकेशन की स्थिति ठीक हो जाए तो वो लोग शहरों में कतई नहीं आना चाहेंगे। रमेश भाई, आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे इस गाने के बाद में, लेकिन जेब में हमरी 2 रुपया और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ में हैं रमेश वर्मा, जो हरियाणा में सूचना के अधिकार की अलख जगा रहे हैं, लोगों को सूचना के अधिकार कानून के बारे में बता रहे हैं। न सिर्फ लोगों को बता रहे हैं बल्कि खुद भी उस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी महकमों में वहां बैठे हुए लोगों को ठीक से काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। रमेश भाई, आपने स्वास्थ्य विभाग के कई उदाहरण हमको दिए जहां सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके अफसरों की कारगुजारी सामने आई और उन्हें काम करने पर मजबूर होना पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में आपने सूचना के अधिकार का कोई इस्तेमाल किया है, या आपके पास हरियाणा से किसी और का इस तरह का कोई उदाहरण हो? मेरे सामने एक उदाहरण है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गांव के कुछ बच्चे काफी होशियार थे पढ़ाई में और ग्रेजुएशन वो कर रहे थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। एक बच्चा था गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से। तो उन लोगों ने एग्जाम दिया तो उनका जो रिजल्ट आया वो उनको लगा कि जी हमारी मेहनत और हमारा जैसा हमने पेपर सॉल्व किया उसके अनुसार वो रिजल्ट नहीं है। एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो बच्चों की अक्सर ये शिकायत रहती ही है कि उन्हें नंबर ठीक से नहीं दिए गए। उसके बाद इत्तेफाक से संपर्क में आए हमारे ग्रुप के, तो हम लोगों ने उसको बताया कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका की इंस्पेक्शन कीजिए जो आपने एग्जाम दिए थे। और उस उत्तर पुस्तिका के लिए उन्होंने आवेदन डाला। पहले टीआईओ ने मना कर दिया कि गुप्त है, फर्स्ट प्लेट ने मना किया, लेकिन कमीशन में जाने के बाद ऑर्डर हुआ कि जी आप उत्तर पुस्तिका इनको इंस्पेक्ट करवाइए। और जब इंस्पेक्ट करवाया तो बड़ा आश्चर्यजनक कि उन्होंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। 5 में से किसी के तो 3 के ही नंबर लगे हुए थे, किसी के 2 के ही लगे हुए थे। और उसके बाद उन्होंने ये मालूम पड़ा गया था तो उन्होंने वीसी और कंप्लेंट दी और कंप्लेंट के बाद उनके नंबर भी बढ़ गए। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा उदाहरण है शिक्षा के मामले में अगर हम लोग देखें तो। वाकई बहुत अच्छा उदाहरण है, और ये मुद्दा देश भर में उठा हुआ है कि सूचना के अधिकार के तहत छात्रों को उनकी एवेल्यूएटेड आंसर स्क्रिप्ट दी जा सकती है या नहीं। कई राज्यों में तो ऐसा होने लगा है, लेकिन केंद्र में अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। और केंद्रीय सूचना आयोग ने अभी तक कई फैसलों में छात्रों को उनकी एवेल्यूएटेड आंसर स्क्रिप्ट देने से मना कर दिया है। हालांकि कुछ मामलों में यहाँ से भी पॉजिटिव ऑर्डर दिए गए हैं। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि सूचना के अधिकार के तहत बच्चों को उनकी आंसर स्क्रिप्ट मिलनी कितनी अहम हो जाती है, खासतौर पर तब जब उनके लिए एक एक नंबर मायने रखता हो। और इस उदाहरण से ये सामने आता है कि जिन बच्चों ने 5-5 सवालों के जवाब दिए थे उनके 2-3 सवालों का ही एवोल्यूशन किया गया। और सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने से इस बात का पता चला, इस बात का खुलासा हुआ कि 5-5 सवालों के जवाब देने वाले बच्चों को 2-2, 3-3 सवालों के जवाब के आधार पर नंबर दिए गए। और जब ये बात पता चली तो उन्हें ठीक से नंबर दिए गए। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, हमारे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में एक आरटीआई में है कि लोगों ने रिवैल्यूएशन के जो फॉर्म भरे उसके 43% लोगों के नंबर चेंज हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गोलमाल होता है कि 43% लोगों के नंबर चेंज हो जाते हैं रिवैल्यूएशन में, तो कितनी बड़ी गड़बड़ है। वाकई बड़ी अच्छी बात है, और खासतौर पर तब जबकि सवाल उनके भविष्य का हो, अगली पीढ़ी के भविष्य का सवाल हो। एक गाना सुनते हैं, जल्द लौटेंगे। हम जो चलने लगे। रमेश भाई, आपसे हम बात कर रहे थे, आपने अभी तक हमें कई उदाहरण दिए। हेल्थ में सूचना के अधिकार का कैसे इस्तेमाल हुआ, एजुकेशन में सूचना के अधिकार का कैसे इस्तेमाल हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी हरियाणा में कई तरीके के इस्तेमाल हुए। गाने के दौरान हम बात कर रहे थे कि सड़क को लेकर आप उदाहरण बता रहे थे, वो उदाहरण क्या था? मैं एक उदाहरण और आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ही हिसार में पिछड़ा एरिया है जिसको टीबा दाना शेर बोलते हैं। उस एरिया में क्या है कि जैसे आमतौर पे जो पार्षद बने होते हैं उन लोगों में पॉलिटिक्स होती है
कि जी मैं जिस एरिया ने या गली ने मेरे को वोट दिया मैं वहीं पे विकास कार्य करवाऊंगा, वहीं की सड़क बनवाऊंगा, दूसरे एरिया की नहीं बनवाऊंगा। ऐसे एक गली थी जो वर्षों से वहाँ पे सड़क नहीं बन रही थी, बड़ा कीचड़ रहता था, लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी और बाकी पूरे वार्ड की सड़कें बन गई थी। उसको लेकर के बड़े लोग परेशान थे क्योंकि एक मजदूर तबका उस गली में रहता था, बच्चे रोज नाली में गिरते थे, मतलब बड़ी प्रॉब्लम थी। गरीब लोग वहाँ रह रहे थे, इसलिए उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था। गरीब लोग वहाँ रहते थे। हम लोगों ने एक आरटीआई डेवलप करा उसको लेकर के कि न हमारे नगर परिषद को कि जी इस वार्ड में जो सड़कें बनाई गई है उसको बनाने का क्रम कैसे तय किया आप लोगों ने, इसी सड़क को क्यों छोड़ा गया, ये आपने जो सड़क पूरे वार्ड में सड़कें बनाई उसका क्रम कैसे तय किया आपने, क्या सबसे पहले बड़ी सड़कें ही बनाई गई या पर्टिकुलर जो सड़कें बनाई गई वही क्यों बनाई गई, ये नहीं क्यों नहीं बनाई गई, ये निर्णय किस मीटिंग में लिया गया और उस बैठक के मिनट्स दो हमें, और इसके लिए कौन जिम्मेवार है, अब इस सड़क को बनाने के लिए क्या कार्य किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही वो आरटीआई पहुंची और तीसरे दिन वहाँ एमवी और जेई सब आ गए कि जी आप लोग प्लीज उस आरटीआई को वापस ले लीजिए, हम इन सड़क का काम शुरू करवा दिया है। और अगले 20 दिन के अंदर वो सड़क बन के तैयार हो गई और उन्हें सूचना में भी केवल एक लाइन लिख के दीजिए, हमने वो सड़क बना दी है। मतलब आम लोगों की जरूरत थी, उसे पूरा करने में सरकार की ओर से ढील दी जा रही थी और तब सूचना के अधिकार के इस्तेमाल से दबाव बना और अधिकारी जो थे वो मजबूर हुए गरीब लोगों की कॉलोनी की तरफ ध्यान देने के लिए। तो ये है सूचना के अधिकार का कमाल और इसीलिए हम भी हर हफ्ते लेकर आते हैं ये कार्यक्रम आप तक। रमेश भाई, आपने अलग अलग तरीके से उदाहरण देकर हमें ये बताया कि सूचना के अधिकार कानून किस तरह से कारगर हो सकता है, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश के तमाम गांवों में, और देश के वो तमाम लोग जो सिस्टम को लेकर दुखी हैं, जो जिनकी ये शिकायत है कि व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए आपके ये तमाम उदाहरण एक मिसाल हैं कि वो अपने दम पर सूचना के अधिकार से किस तरह के बदलाव ला सकते हैं। और ये किसी अमेरिका या यूरोप के देशों की बात नहीं है, ये भारत की बात है। भारत में ही हो रहा है और भारत के एक ऐसे राज्य में हो रहा है। हरियाणा के बारे में आपसे चलते चलते ये और बता दें कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां सूचना के अधिकार की एप्लीकेशन की फीस 50 रुपए देनी पड़ती है। एक कागज फोटोकॉपी का लेना हो सूचना के अधिकार के तहत तो 10 रुपए की फीस देनी पड़ती है और वहां लोगों को बहुत भागना पड़ता है इस तरह की सूचना लेने के लिए। इसके बावजूद अगर हरियाणा में रहकर एक व्यक्ति, एक साधारण इंसान इतने सारे बदलाव ला सकता है तो देश के किसी भी कोने में ये बदलाव लाए जा सकते हैं। और रमेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपके एक्सपीरियंस थे, वो सारे शेयर किए। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।